हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसाइज जीएस आईएएस पीसीएस चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो अक्टूबर मंथ में होने वाला है और फॉर्म भी ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करी है। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये हमें स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की तरफ से आज हम इस टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज़ से पहले मैंने 4 और वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनका डिस्कशन किया था। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी वॉच कर लें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का पेपर एग्ज़ाम में आता है और कैसा पैटर्न आता है। तो बात करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारी राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसमें मैं कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते हुए चलती हूँ और उस एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मेड़ता थी। नागभट्ट ने राजधानी को मेड़ता से मंडौर स्थानांतरित किया था, या फिर अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। बाकी दो जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है वो भी हम देख लेते हैं। तो इस वंश के संस्थापक के हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो आपकी मेड़ता नहीं थी, वो बल्कि मंडौर थी। और नागभट्ट ने राजधानी को मेड़ता से मंडौर स्थानांतरित किया, ये चीज़ गलत है क्योंकि नागभट्ट ने राजधानी को मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित किया था। सेम चीज़ यही एक्सप्लेनेशन में लिखी है, आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। 1872 में नगरी सभ्यता की खोज आरजी भंडारकर द्वारा की गई थी। बरोड़ सभ्यता सरस्वती नदी तट पर स्थित है। पगड़ी पहने स्त्री की मरण मूर्ति नलियासर की सभ्यता से प्राप्त हुई थी। या फिर जोधपुरा पुरातात्विक स्थल को धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो नीचे कथन दिए गए हैं उसके माध्यम से आपको आंसर करना है। दूसरे का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि दूसरा, और जो चौथा कथन है वो आपका सही है। आइए देख लेते हैं कि पहला और जो तीसरा है वो क्यों गलत है। तो नगरी सभ्यता के बारे में देखते हैं कि जो सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ के पास स्थित थी और जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में माध्यमिका के नाम से उल्लेखित है। और इस सभ्यता की जो खोज की थी वो 1872 में कलाइकल द्वारा इसकी खोज की गई थी। और 1919 और 20 में डी.आर. भंडारकर एवं 1961 और 62 में के.बी. सौंदर्य राजन द्वारा यहाँ पर उत्खनन करवाया गया था। तो जो आपका ऊपर जो प्रश्न ऑप्शन जो दे रखा है कि 1872 ईस्वी में नगरी सभ्यता की खोज किसने की थी, आरजी भंडारकर द्वारा, तो ये चीज़ आपका गलत है क्योंकि कलाइकल द्वारा इस सभ्यता की खोज करी गई थी। और पगड़ी पहने जो स्त्री की मरण मूर्ति नलियासर की सभ्यता से नहीं प्राप्त हुई थी, ये जो प्राप्त हुई थी वो रेड की सभ्यता से प्राप्त हुई थी। एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चित्तौड़गढ़, खिजराबाद, सिवाड़ा, खैराबाद, जालौर, जलालाबाद। तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है तीनों युग्म जो है इसमें सुमेलित हैं। अब आइए देख लेते हैं कि अलाउद्दीन ने ये जो नाम परिवर्तित किए गए हैं वो किस सन में इसका नाम परिवर्तित किया था वो भी देख लेते हैं एक बार। 1303 में जो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। उसके बाद उसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। 1308 में फिर क्या किया उसने सिवाड़ा जो किला था, जो जालौर का शक्तिशाली किला सिवाड़ा था, उस पर अधिकार कर लिया था और उसका नाम खैराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुर को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1311 ईस्वी में जालौर पर उसने घेरा डाल दिया लेकिन वहाँ पर उसको सफलता नहीं मिली। फिर अंत में क्या किया, कान्हड़ देव दहिया की सरकार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। उसके बाद अलाउद्दीन ने जालौर को जीता, उसका नाम जलालाबाद कर दिया और वहाँ पे अलाई तोपखाने मस्जिद का निर्माण भी करवाया। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को मानसिंह द्वारा बनवाया गया। आमेर के मानसिंह ने काबुल प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया। फिर मानसिंह को काबुल, बिहार व बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो 4 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला और तीसरा जो कथन है वो आपका सत्य है। तो जो आमेर के मानसिंह ने काबुल प्रांत की सूबेदारी के दौरान जो आपका सेकंड ऑप्शन है तो ये आपका गलत है क्योंकि ये जो
काबुल प्रांत की सूबेदारी नहीं थी, ये थी बंगाल प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और किरदार राय को नियंत्रित किया गया था। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में भी कि बंगाल प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा और सुलेमान केदार राय पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थापत्य और शासक दिए गए हैं, वो बताना है कि कौन सा सुमेलित है। आमेर का किला, माधव सिंह, जयगढ़ किला, सवाई जय सिंह, गोविंद देव जी, मिर्जा राजा सिंह, मोती डुगरी महल, मान सिंह। तो ये आपको मिलान करना है और पाँचवें का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी आमेर का किला मान सिंह, जयगढ़ का किला मिर्जा राजा सिंह, गोविंद देव जी मंदिर ये आपका सवाई जय सिंह और मोती डुगरी महल आपका माधो सिंह। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ। दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमहल में प्रसिद्ध मुबारक महल जो मुगल राजपूत व यूरोपियन स्थापत्य कला का नमूना है, इसके निर्माता कौन थे? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, सवाई माधो सिंह द्वितीय इसके जो थे वो निर्माता थे। और मुबारक महल के बारे में एक चीज़ जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वो ये है कि जो सवाई माधव सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था, 2 बड़े कलशों में गंगा जल लेकर लंदन गए थे। और किस समय गए थे? जब एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक का अवसर था, उस समय ये गए थे। और वही जो चांदी के कलश हैं वो वर्तमान में मुबारक महल में रखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राणा हमीर ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलीश मंदिर का निर्माण करवाया। आठपुर प्रशस्ति गोहिल वंश से संबंधित है। रावल जयत्र सिंह ने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो आपको चुनना है और 7 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी जो पहला है वो आपका कथन असत्य है और 7 का ए। और बाकी जो 2 हैं वो भी देख लेते हैं कि क्यों गलत है। तो रावल बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंग जो था वो गोहिल वंश के इष्ट देवता हैं। फिर चिरवा के एक शिलालेख है, उसमें जो है जयत्र सिंह के बारे में ये चीज़ लिखी गई है कि जयत्र सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, जंगल, दिल्ली के शासक उसको पराजित नहीं कर सके। दूसरा एक चीज़ और है कि जो जयत्र सिंह थे उन्हें आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया एवं वागड़, कोटड़ा आदि स्थानों पर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। आठपुर प्रशस्ति के बारे में ये चीज़ है कि आठपुर प्रशस्ति में भोज, महंद और नाग के नाम गोहिल के वंशधरों में मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कथन जो आपका असत्य था वो पहला था, क्योंकि जो इसमें दिया था राणा हमीर ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया था, ये चीज़ गलत है। जबकि राणा हमीर ने नहीं, रावल बप्पा ने कैलाशपुरी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रतिहार वंश के क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुड़ौत नडैसी ने प्रतिहारों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। बाउक ने घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया है और कक्कुक ने घटियाला और मंडौर में जय स्तंभ स्थापित किए हैं। तो सत्य कथन बताना है आपको और 8 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो केवल तीसरा कथन है वो आपका सही है। तो बाकी जो 2 कथन है वो भी देख लेते हैं कि क्यों गलत है। तो मुड़ैत नडैसी ने प्रतिहारों की 24 नहीं बल्कि 36 शाखाओं का वर्णन किया है, जिनमें मांडौर, जालौर, राजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन, भड़ोच के प्रतिहार प्रसिद्ध हैं। और कक्कुक ने क्या किया था, घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। और जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि बाउक ने घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था, जो कि गलत है। घटियाला के शिलालेख के बारे में कुछ और देख लेते हैं कि घटियाला का जो शिलालेख है जो कि जोधपुर के पास है से प्राप्त 2 लेखों में मंडौर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की नामवाली एवं उनकी उपलब्धियां वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला की रचना और आचार्य जिनसिंह ने हरिवंश पुराण की रचना किस शासक के काल में की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या फिर भोज? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, वत्सराज। वत्सराज के बारे में कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं। वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने जालौर में कुवलय माला और 783 में आचार्य जिनसिंह ने हरिवंश पुराण की रचना की थी। ये ग्रंथ क्या था? ये ग्रंथ जो था उस समय के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर यह ग्रंथ प्रकाश डालता है।
10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के राणा राज सिंह के विरुद्ध 1679 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ किया गया। औरंगजेब ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। 1681 में मेवाड़ के शासक जयसिंह एवं मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई। तो इसमें से कौन सा असत्य कथन है वो आपको बताना है। और जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी जो कथन है वो असत्य नहीं है। मतलब जो ऊपर के जो भी कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं सारे। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1707 ईस्वी के उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने क्या किया था, आजम का पक्ष लिया, मगर मुइज़ में जो था युद्ध में विजयी रहा। अतः मुइज़ में जो कि बहादुर शाह के नाम से शासक बना, उसने क्या किया, आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम इस्लामाबाद की जगह मोमिनाबाद कर दिया। महाराणा जयसिंह के समय क्या हुआ था कि मेवाड़ में क्या मुगल संघर्ष चल रहा था, लेकिन जयसिंह और औरंगजेब संधि करना चाहते थे, क्योंकि औरंगजेब को क्या करना था, दक्षिण भारत पर ध्यान देना था। तो उसी से रिलेटेड 24 जून 1681 को मुगल सम्राट और महाराणा जयसिंह के मध्य संधि हो गई। संधि का परिणाम ये रहा कि पुर, मंडौल, बदनौर, जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए गए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आबू के परमारों के संबंध में निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। विक्रमदेव, कृष्णदेव, सोम सिंह, धारावर्ष, इनको सही कालानुक्रम में लगाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 11 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी 2143, यानी कि कृष्णदेव, उसके बाद विक्रमदेव, उसके बाद धारावर्ष, देन उसके बाद आपका सोम सिंह। तो कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो कृष्णदेव के जो पौत्र हैं विक्रमदेव, उन्होंने क्या किया था, महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की थी। और विक्रमदेव के जो प्रपौत्र थे कौन सा, धारावर्ष था, और ये जो था आबू के परमारों का सबसे शक्तिशाली शासक था। धारावर्ष के पुत्र कौन थे, सोम सिंह थे। सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने क्या किया था, आबू के देलवाड़ा में लूढ़ वसीही नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चौहानों का मूल स्थान सपाद लक्ष्य है। चौहान शासक अजयराज को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज प्रथम के बारे में लिखा है, उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। या फिर पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के रचयिता नयनचंद सूरी थे। तो कौन सा जो आंसर होगा इसका, आपका ये क्वेश्चन नंबर है 12। तो 12 का जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। डी जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि जो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की जो रचयिता थे वो जयानक थे, आप देख सकते हैं। और जो नयनचंद सूरी की पुस्तक कौन सी थी, वो हमीर महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बीकानेर के राठौड़ शासकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने अनूप सिंह को महाराजा और माही मरातिब की उपाधि दी। बीकानेर राठौड़ खयात के रचयिता दयाल दास रायसिंह के दरबारी विद्वान थे। चिंतामणि भट्ट द्वारा सुख सप्तती के राजस्थानी अनुवाद में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया है। गंगाधर मैथिल कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो इसमें से जो कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। और 13 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, जो इसमें केवल 2 कथन है वो आपके सत्य हैं। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो आपको मैं दे रही हूँ कि जो पहला और जो दूसरा है वो आपके असत्य कथन है। जो अकबर ने अनूप सिंह को महाराजा और माही मरातिब की उपाधि दी थी, ये चीज़ गलत है। ये अकबर नहीं बल्कि औरंगजेब ने दिया था। और बीकानेर राठौड़ खयात के जो रचयिता थे वो आपके हैं दयाल रतन सिंह, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सुमेलित युग्मों की संख्या देखिए। शासक और उपाधि, नागभट्ट प्रथम, नारायण वत्सराज, रतन हस्तिन, गोविंद थर्ड, बैरीगट्ट, विक्रमदेव, महामंडलेश्वर। तो 14 में बताना है कि कौन सा युग्म जो है, युग्मों की संख्या, कितने युग्मों की संख्या सुमेलित है। तो 14 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि सभी सुमेलित हैं। थोड़ा सा गोविंदराज थर्ड के बारे में, ये जो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, वो बैरीगट्ट उपाधि धारण की थी। और कब, पृथ्वीराज विजय के टाइम पे।
और नागभट्ट प्रथम एवं जो वत्सराज हैं ये दोनों प्रतिहार के शासक हैं, जबकि जो विक्रमदेव हैं वो परमार शासक हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ पर विचार कीजिए। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को भागवत कथा पर आधारित गजोद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है। सूरज प्रकाश के रचयिता कर्णीदान महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। पधराना अभिलेख जोधपुर के शासकों से संबंधित है। तो 15 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो केवल एक पहला कथन है वो आपका सत्य है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो सूरज प्रकाश के जो रचयिता हैं वो कर्णीदीन महाराजा जसवंत सिंह नहीं है, बल्कि वो महाराजा अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे। और जसवंत सिंह के जो और अगर हम जसवंत सिंह की बात करें कि जसवंत सिंह के कौन से विद्वान दरबारी विद्वान थे, तो उनके जो थे वो मुराद नरसी, नरहरिदास, नवीन, कवि सूरत मिश्र और बनारसी दास थे। और जो आपका पधराना अभिलेख है वो किससे रिलेटेड है? वो महाराणा कुंभा से संबंधित है। तो जो आपके जो ऊपर के जो पहला और जो तीसरा है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौहान रानी सोमल देवी ने अपने नाम के सिक्के चलाए। चौहानों की जानकारी देने वाले हाँसी अभिलेख का समय लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी का है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज था। तो असत्य कथन कौन सा है वो आपको चुनना है। 16 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जो चौहानों की जानकारी देने वाले हाँसी अभिलेख का जो समय था वो 7वीं से 8वीं शताब्दी नहीं था, बल्कि वो जो समय था वो अभिलेख का समय 1167 ईस्वी के समय था। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रानीसर तालाब, जसमादे, तुर्जी का झालरा, जैंकुवर, जाड़ेची का झालरा, बदन कंवर, त्रिमुखी बावड़ी, रामरस दे। तो मिलान करना है आपको। और 17 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि जो जैसे गिवन है वैसे ही एज इट इज़ है। यानी कि रानीसर तालाब जसमादेव के निर्माता हैं, तुर्जी का झालरा जैंकुवर हैं, जाड़ेची का झालरा बदन कंवर हैं, त्रिमुखी बावड़ी रामरस दे हैं। तो इनके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। तुर्जी का झालरा, इसका जो निर्माण था वो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की पत्नी रानी जैंकुवर तुवर्जी द्वारा करवाया गया था। और जाड़ेची का झालरा, चांदपोल के बाहर स्थित इस झालरे का जो निर्माण करवाया था किसने? अजीत सिंह की रानी बदन कंवर जाड़ेची द्वारा करवाया गया था। रानीसर तालाब, इसका निर्माण किया गया था राव जोधा रानी जसमादे ने 1459 ईस्वी में करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी जो कि उदयपुर में, इसका निर्माण मेवाड़ राणा राज सिंह की रानी रामरस दे ने करवाया था। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि का प्रबंधक दीवान होता था और किसानों के स्वामित्व वाली भूमि जागीर कहलाती थी। नगद के रूप में लिया गया जाने वाला भू राजस्व हिरण्य कहलाता था। भूम की भूमि भौमियों के लिए निश्चित थी, जिस पर कोई कर नहीं लिया जाता था। तो 18 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो बी कथन है वो आपका सत्य नहीं है। और वो क्यों सत्य नहीं मैं आपको बता दूं, क्योंकि किसानों के स्वामित्व वाली भूमि को जागीर नहीं बल्कि बपौती कहलाती थी। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, भूमि से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसानों के स्वामित्व वाली जो ऐसी भूमि होती थी वो बपौती कहलाती थी। ठीक है। कुछ एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। खालसा भूमि क्या होता था? खालसा भूमि राज्य के सीधे अधिकार में होती थी और दीवान इसका प्रबंधक होता था। और भूमि के कुछ और भी प्रकार थे, हवाला जमीन, जागीर भूमि, भूम की भूमि। तो जागीर भूमि क्या होती थी? जागीर भूमि की उपज का जो भाग है वो मंदिर, मठ, चारण, ब्राह्मण आदि को दिया जाता था। और ये मैं आपको बता चुकी कि भूमि पर किसानों का स्वामित्व था, ऐसी भूमि बपौती कहलाती थी। और राज्य द्वारा किसानों को जमीन का पट्टा दिया जाता था। जागीरदार भी किसानों को अपने क्षेत्र में पट्टे देता था, मतलब जागीरदार भी पट्टा दे सकता था। ऐसी भूमि को राज्य के रजिस्टर में दर्ज किया जाता था और जिसे हम दाखला कहा जाता था। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में ग्राम की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ अधिकारी दिए, उनके कार्य दिए और कौन से अधिकारी के क्षेत्र में कौन सा कार्य आता था वो आपको सुमेलित करना है। कनवारी लेखा जोखा करने वाला, दफेदार खेत रक्षक, तलवाटी जो उपज तौलता था, सहना प्रबंधक। तो युग्म सुमेलित करना आपको। और 19 का जो आपका आंसर होगा वो होगा
आपका सी, यानी कि तीसरा और चौथा जो है वो आपके बिल्कुल सही हैं। बाकी कनवारी जो है, कनवारी जो आपके रिलेटेड थे वो खेत रक्षक का कार्य करते थे, और दफेदार जो थे वो लेखा जोखा करने वाले थे। ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेनेशन में दी है, बता दी मैंने आपको। 20वां देख लेते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में मारवाड़ की प्रांतीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी मुहासिब होता था। हाकिम शासकीय तथा न्याय संबंधी कार्यों के लिए परगने का सर्वोच्च अधिकारी होता था। परगने का दूसरा उच्च अधिकारी फौजदार होता था, जो पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था। तो 20 का जो आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है, तो 20 का जो आपका आंसर है वो आपका दूसरा और जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। तो पहला क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन में। तो मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो प्रधान होता था, जबकि हमारे जो ऑप्शन में दे रखा है वो है मुसाहिब होता था। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। थोड़ा और देख लेते हैं। राजस्थान के विभिन्न रियासतें में परगना अधिकारियों के अलग अलग नाम मिलते हैं। तो जोधपुर में क्या कहते हैं, इसे हाकिम कहा जाता है। हाकिम क्या करता है, हाकिम की जो नियुक्ति और जो पदच्युति थी वो सीधे महाराज द्वारा होती थी। वह शासकीय तथा न्याय संबंधी कार्यों के लिए परगने का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन, हाकिम। और परगने का जो दूसरा उच्च अधिकारी था वो फौजदार होता था, जो क्या करता था, पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था। वह परगने की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ लेखक हैं, उनकी पुस्तकें दी गई, आपको बताना है कि कौन सा युग सुमेलित है। कुंभा, सुधा प्रबंध, नाथा, वास्तुसार, मंडन सार समुच्चय, गोविंद देव मूर्ति प्रकरण। तो 21 का जो आपका आंसर है वो होगा ए, यानी इसमें से जो एक युग्म है वो सुमेलित है। देखते हैं कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। ओके, तो जो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं। कुंभा के मैंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, नाथा वास्तु मंजरी, मंडन वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, गोविंद द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कलानिधि, सार समुच्चय। तो ये सब इनकी जो थी वो हैं पुस्तकें थी। एक युग में सुमेलित, तो आप देख सकते हैं जो इसमें जो गलत आंसर है केवल एक युग में सुमेलित थी, यानी जो कुंभा जो थी वो रिलेटेड थी सुधा प्रबंध से। बाकी मैंने 3 आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिए हैं कौन सी किसकी पुस्तक थी, वो आप देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सुमेलित करना है, सामंतों की कुछ श्रेणियां दी हैं, रियासत दी हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा युग सुमेलित है। तो मुतसद्दी, मारवाड़, 12 कोटड़ी व्यवस्था, बीकानेर, देस्थी और हजूरथी कोटा। 22 का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी, यानी इसमें जो 2 युग्म हैं वो सुमेलित हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं कि कौन से 2 जो युग्म हैं वो सुमेलित हैं। तो जयपुर में प्राथमिक रूप से सामंतों का विभाजन 12 कोटड़ी पर आधारित था। कछवाहा शासक पृथ्वीराज के 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीरें चली, जो क्या कहलाई, 12 कोठड़ी कहलाई। बाद में कोठड़ी अनेक जागीरों में विभक्त हो गई। जयपुर राज्य के सामंत मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित थे, तजीमी और खास चौकी। बीकानेर में सामंत मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित थे। प्रथम जो थे राव बीका के वंशज, द्वितीय बीका के भाई व चाचा के वंशज, तृतीय स्थानीय व परदेसी अधीनस्थ सामंत। ठीक है, तो इसमें से जो जो सुमेलित नहीं है वो आपका है 12 कोटड़ी व्यवस्था, क्योंकि वो जो रिलेटेड है वो जयपुर से रिलेटेड है। जयपुर से ये चीज़ गलत है, जयपुर से रिलेटेड है ना कि बीकानेर से। और बीकानेर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि बीकानेर में सामान जो थे वो मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित थे। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित वास्तुकलाओं में से कुंभा द्वारा निर्मित वास्तुकला की पहचान कर सही कूट का चयन कीजिए। एकलिंग जी का मीरा मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग, त्रिभुवन नारायण मंदिर, गोसुड्डी बावड़ी। तो 23 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि पहला और दूसरा सही है।
जिसका निर्माण ये कुंभा द्वारा निर्मित वास्तुकला है, पहला और दूसरा। बाकी देख लेते हैं। जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है वो उसका निर्माण किसने कराया था? परमार भोज ने करवाया था। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने क्या कराया था? घोसुड्डू की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ओके, तो 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति का स्थल का चयन कीजिए। नो भरतपुर, कालीबंगा, मला, भरतपुर, किराड़ोद, जयपुर और जोधपुरा यानी जयपुर। तो इसको सही ताम्रकालीन जो संस्कृति के स्थल का चयन करना है। तो 24 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि नो कालीबंगा, तीसरा मला और चौथा किराड़ोत। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में, गिलूट, आहड़ व झाड़ौल, पिंड, पांडलिया, कुराड़ा, साबड़िया व पूगल, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी। तो ये और भी बहुत सारे जो हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा। 25 देख लेते हैं। मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है कहाँ? अंगुत्तर निकाय में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण में, उपनिषद में या फिर महाभारत में। तो 25 का जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, यानी मत्स्य जनपद का उल्लेख इन सभी में मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय के बारे में आप जानते हैं कि जो है वो 16 जनपद में विभाजित था। उसमें से मत्स्य जनपद जो था सतपथ ब्राह्मण कौशिकी उपनिषद में उल्लेख है मत्स्य जनपद का। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का जो राजा था, वो जो शासक था वो विराट था। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है। महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा, बरौर, अपोलोडोट्स का सिक्का, नगर, लाजवर्द बन के, रैण, गोल मंदिर के अवशेष, बैराट। तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। यानी कि जब महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा जो है वो नगर से रिलेटेड है, अपोलोडोट्स का सिक्का रैण और सभ्यता, लाजवर्द मनके जो हैं बरौर हैं, और गोल मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट से मिले हैं। तो कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बरौर की सभ्यता के बारे में, सेल खड़ी के लगभग 8000 मनके, शंख की तराशी, चूड़ियाँ, अंगूठी, बोरला और लाजवर्द मनके जो हैं बोर की सभ्यता से मिले हैं। नगर की सभ्यता में 6000 मालव सिक्के, गुप्तरोत्तर कालीन सलेटी पत्थर से बनी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा, एक मुखी शिवलिंग, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की प्रतिमाएं नगर की सभ्यता से मिलती हैं। रैण की सभ्यता से देख लेते हैं। 115 घेरेदार कूप, 3000 आहत मुद्राएं जिनमें मालव तथा मित्र शासकों एवं अपोलोडोट्स का सिक्का तथा इंडो सेसिनियन सिक्के, लोहे के औजार अत्यधिक मिलने के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर और मातृ देवी एक मृणमय मूर्ति और उष्णीस युक्त स्त्री मूर्ति, पगड़ी पहने हुए स्त्री की मृण मूर्ति, ये सब जो कहाँ से मिलती है? रैण की सभ्यता से प्राप्त होती है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में प्राप्त शैल चित्रों के स्थल के संबंध में सुमेलित युग्मों की संख्या है। स्थल दे रखे हैं और जिला दे रखे हैं। हरसौरा, भरतपुर, सोहनपुरा, सिरोही, कन्यादह, बूंदी, डडीकर, अलवर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो 27 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी इनमें से जो एक युग्म है वो सुमेलित है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में जो आपका दिया है कि जो हरसौरा है वो हरसौरा जो स्थल है वो अलवर ज़िले में आता है, सोहनपुर आपका सीकर में आता है, कन्यादह जो आता है वो आपका बारा में आता है। तो जो आपका जो सुमेलित है वो कौन सा है? डडीकर जो है अलवर से सुमेलित है। ये आपका सही है। बाकी जो गलत है उनका मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप देख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ मेवाड़ शासक हैं और उनके कुछ समकालीन व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है, वो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। उदय सिंह, कल्ला राठौड़, राणा सांगा, महमूद खिलजी प्रथम, अमर सिंह, अकबर, संग्राम सिंह द्वितीय, रणबाज खां। तो 28 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो अमर सिंह है वो अकबर के समकालीन नहीं थे।
तो कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकबर के चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के दौरान कल्ला जी ने युद्ध में घायल जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर उसे अपने कंधे पर बिठा लिया और स्वयं भी 2 तलवारें लेकर युद्ध करने लगे। इस कारण उनकी ख्याति 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में हुई। तो ये जो कथन दिया गया है, ये बताया गया कि जो कल्ला जी थे वो किस लिए उनकी ख्याति, वो किस लिए फेमस थे। तो डूंगरपुर जिला के सामलिया गांव में कल्ला जी की एक मूर्ति भी जो स्थापित हुई है, जो कि काले पत्थर से निर्मित है। और इस आक्रमण के समय जो चित्तौड़ का जो राजा थे वो कौन थे, वो उदय सिंह थे। और 1519 में मालवा व मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का शासक उस समय कौन था, महमूद खिलजी द्वितीय, एवं मेवाड़ का शासक जो था वो आपका शासक सांगा था। अमर सिंह के बारे में देख लेते हैं। अमर सिंह के शासक बनने के 2 वर्ष पश्चात ही अकबर ने क्या किया, सलीम को शाही सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अतः अकबर उदय सिंह प्रताप एवं अमर सिंह तीनों के समकालीन थे। तो ये जो आपका ऊपर ऑप्शन दे रखा है कि अमर सिंह जो थे वो अकबर के समकालीन नहीं थे, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं, क्योंकि अकबर के समय सिर्फ अमर सिंह नहीं बल्कि प्रताप और उदय सिंह, प्रताप एवं अमर सिंह तीनों ही समकालीन थे अकबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन बताइए। तो इस सभ्यता की खोज बीबी लाल और बी के थापर ने की। यहाँ से उत्खनित 5 स्तरों में से प्रथम एवं द्वितीय स्तर प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यहाँ से ईंट पकाने के भट्टे के अवशेष मिले हैं। राजस्थान से प्राप्त विभिन्न सभ्यताओं में सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज की गई थी। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। 29 का जो आपका आंसर होगा बी होगा, जो बी कथन है वो आपका सत्य है। बाकी और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन से कालीबंगा सभ्यता के बारे में, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बाकी क्यों गलत है। तो कालीबंगा की जो खोज थी वो कब की गई थी, 1952 में। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से उत्खनन कितने स्तरों में करवाया गया था, 5 स्तरों तक किया गया था, जिसमें जो प्रथम एवं द्वितीय स्तर है वो सिंधु की सभ्यता से प्राचीन, और जो तीसरा और चौथा और 5वां स्तर है वो सिंधु सभ्यता के समकालीन है। और मकान बनाने में इसमें यहाँ पे क्या हुआ था, मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर उपयोग में लिया जाता था। और राजस्थान में प्राप्त विभिन्न सभ्यताओं में जो सभ्यताओं में जो सर्वप्रथम जो खोजी गई सभ्यता थी वो नगरी की सभ्यता थी, जिसको मैंने पहले बताया कि उसकी खोज किसने की थी, 1872 में कलाइकल द्वारा की गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, राम मनोहर लोहिया, मोहन लाल सुखाड़िया, जमुना लाल बजाज, माणिक्य लाल वर्मा। तो 30 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी राम मनोहर लोहिया जो थे, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन जो था इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं समिति के बारे में। तो राजस्थान आंदोलन समिति राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में आती है, तो ये चतुर्थ चरण से संबंधित है। समाजवादी दल ने राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एवं मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कर एक सुदृढ़ इकाई के गठन की मांग की थी। तो ये राजस्थान आंदोलन समिति के बारे में है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्व राजस्थान के एकीकरण के किस चरण के मंत्रिमंडल से सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। सिद्धराज ठडड़ा, फूलचंद बाफना, रघुवर दयाल गोयल, वेद पाल त्यागी। तो ये आपका है 31 नंबर क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, बृहद राजस्थान, यानी 30 मार्च 1949 से रिलेटेड है। ओके, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल में सिद्धराज ठाडड़ा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां, फूलचंद बाफना, नरसिंह कछावा, राव राजा हनुवंत सिंह, रघुवर दयाल गोयल और वेदपाल त्यागी। तो ये जो सारे थे वो रिलेटेड थे बृहद राजस्थान के चरण से। 30 मार्च जो कि 1949 में हीरालाल शास्त्री ने इन सबको अपने मंत्रिमंडल में
शामिल किया था। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भरतपुर एवं धौलपुर के विलय के संबंध में जनता की राय जानने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? शंकरदेव राव समिति, सत्यनारायण राव समिति, रामालू भैया समिति, मुनि जिन विजय सूरी समिति। तो 32 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, शंकरदेव राव समिति। और इस समिति के बारे में कुछ देख लेते हैं। शंकर राय समिति की सिफारिशें राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में हुई थी? 5वें चरण से संबंधित है। इसके और भी सदस्य थे, वो कौन थे? प्रभुदयाल और R.K. सिद्धवा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं असत्य विकल्प को छांटना है। बलवंत सिंह मेहता ने मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में इस प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय स्थापित किया था। इस प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो नारा दिया था। तो 33 का जो आपका आंसर है कि कौन सा असत्य कथन है, तो वो है डी। और ये क्यों असत्य कथन है? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया था। तो इसलिए डी क्वेश्चन गलत है। बाकी ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। कुछ प्रजामंडल दे रखे हैं, उनके अध्यक्ष दे रखे हैं, आपको इसको सुमेलित करना है। बूंदी गोपीलाल यादव, भरतपुर मांगीलाल भव्य, जयपुर कांतिलाल, झालावाड़ जमनालाल बाजार। तो बजाज। 34 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, 3142। तो बूंदी जो रिलेटेड है, बूंदी के अध्यक्ष, बूंदी प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कांतिलाल थे। और भरतपुर जो प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं वो गोपीलाल यादव हैं। जयपुर जमनालाल बाजार और झालावाड़ के हैं कांतिलाल। तो झालावाड़ यानी कि आपके मांगीलाल भव्य हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है, देख लीजिएगा। और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरतपुर रियासत में ब्रिटिश सरकार ने शासक को पदच्युत करके डंकन मैकेंजी को शासन संबंधी अधिकार सौंप दिए थे। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल ने भरतपुर में की। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक रघुवर दयाल गोयल थे। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको पहचानना है। और 35 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला। और जो तीसरा कथन है वो आपका सही है। तो इसमें जो आपका पहला और तीसरा कथन सही है, तो दूसरा कथन क्यों गलत है? जो नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना थी वो ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल ने भरतपुर में नहीं बल्कि ये जो की थी, इसकी जो स्थापना भरतपुर में नहीं बल्कि ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताना चाह रही हूँ, जो इसकी स्थापना की थी वो धौलपुर में की थी, ना कि भरतपुर में। तो इसलिए ये आपका जो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्गों की रक्षा करने के लिए लगाया जाने वाला बोलाई कर संबंधित है। तो कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति, गरासिया जनजाति, या फिर सहरिया जनजाति, या फिर मीणा जनजाति। तो 36 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, भील जनजाति। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप के दौरान महाराणा की शक्तिहीनता स्पष्ट हो गई थी, जिसका लाभ उठाकर भूमठ प्रदेश के भील सरदारों से लूटमार का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। तो भील मुखिया क्या करते थे? मार्गों की रक्षा करने के लिए ये बोलाई नामक कर तथा गाँव की चौकीदारी करने के बदले लोगों से चौकीदारी कर वसूल करने लगे। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1923 में देलवाड़ा के पास छोछर नामक स्थान से सिरोही राज्य के भीलों और गरासियों ने नए सिरे से एक ही आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी की सलाह पर खेड़ ब्रह्मा गांव में मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 37 का कौन सा सही है तो ये आपको बताना है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 1960 ईस्वी में साधु सीता रामदास व मगलनाथ शर्मा के आग्रह पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। पथिक के
निर्देशानुसार बैरी साल में ऊपर माल किसान पंच बोर्ड के नाम से केंद्रीय समिति बनाई गई। मेवाड़ स्थित अंग्रेज रेजिडेंट विल्किंसन ने बिजौलिया में रूसी बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव का अनुमान लगाया था। तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। और 38 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। यानी कि जो तीनों कथन है वो आपके सही हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो असुमेलित युग्म है वो पहचानना है आपको, मतलब जो सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र दिए गए हैं, उसका प्रकाशन किस ज़िले से होता था, कहाँ से होता था, वो आपको बताना है। राजस्थान वीकली उदयपुर, प्रजा सेवक जोधपुर, जय हिंद कोटा, नवीन राजस्थान अजमेर। तो 39 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। यानी कि राजस्थान वीकली जो है वो उसका प्रकाशन कहाँ से होता था, उदयपुर से होता था। थोड़ा और देख लेते हैं इन समाचार पत्रों के बारे में। राजस्थान जो वीकली है 1923 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता ब्यावर से निकालते थे। यह क्या था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो हड़ौती क्षेत्र में जागरूकता के लिए चलाया गया था। जय हिंद जो था वो कोटा से है। प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने 1940 ईस्वी में जोधपुर से साप्ताहिक पत्र प्रजा सेवक का प्रकाशन किया। किसने किया, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने। और कहाँ से किया था, जोधपुर से। नवीन राजस्थान 1921 ईस्वी में विजय सिंह पथिक अजमेर से इसको निकालते थे और कालांतर में जो इसका नाम पड़ गया वो तरुण राजस्थान कर दिया गया। तो इसमें जो ऊपर था आपको बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी जो राजस्थान वीकली था उसका प्रकाशन कहाँ से, उदयपुर से नहीं, बल्कि ये जो चलता था वो ब्यावर से होता था। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मारवाड़ राज्य लोक प्रसिद्ध परिषद के नवंबर 1931 के अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिवेशन पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में हुआ। महात्मा गांधी इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि थे। अधिवेशन में बिगोड़ी व बेगार प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये 40 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी पहला और तीसरा जो कथन है वो सही है। तो इसमें से जो सत्य कथन वो कौन सा है, वो आपका पहला, और जो तीसरा है वो आपका सत्य कथन है, यानी जो दूसरा महात्मा गांधी इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि थे, तो ये कथन गलत है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो इस अधिवेशन में जो मणिलाल कोठारी, काका कालेलकर तथा कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, ये चीज़ सही है। और इसका जो ये जो राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था, वो 1929 में हुआ था। और इस किसके द्वारा किया गया था, जय नारायण व्यास द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1931 में पुष्कर में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, चांदकरण शारदा। ठीक है, ये आपको पता है कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, बिगोड़ी यानी प्रति बीघा भू राजस्व के रूप में वसूला जाने वाला राज्य का हिस्सा और बेगार प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था इस अधिवेशन में। 41 देख लेते हैं। तुलछाराम भूकर, टीकूराम भूकर और आशाराम पिलानिया नामक किसान संबंधित थे। सीकर ठिकाना जयपुर राज्य, बीकानेर राज्य, दूध वाखरा क्षेत्र। तो 41 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी ये जो तीनों थे वो सीकर ठिकाने से संबंधित हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 25 अप्रैल 1935 को सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी कूदड़ गांव में उसने क्या किया, गांव में पुलिस की सहायता से लगान वसूल करने पहुंचा, जिससे क्या हो गया, जो जाट किसान थे वो उग्र हो गए। फिर पुलिस की गोलियों से उसमें 4 जो किसान थे वो मारे गए थे और उनका जो नाम था वो था तुलछाराम भूकर, टीकूराम भूकर, चेतराम भूकर और आशाराम पिलानिया था। अखिल भारतीय जाट महासभा के आहवान पर 16 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके जो किसान हैं वो किससे संबंधित है, सीकर ठिकाना से संबंधित है, और इनकी जो पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मारे गए थे। भूंगालांग है, भूंगालांग क्या है, पथ कर, बेगार कर, चराई कर या फिर सुरक्षा कर। तो 42 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी,
यानी ये जो है ये चराई कर हैं। कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भूंगालाल मध्यकालीन राजस्थान में जागीरदारों द्वारा किसानों पर लगाया गया जाने वाला एक कर है। महाजन ठिकाने में कृषक आंदोलन के बाद समझौता हुआ एवं बकाया रकम की वसूली, भूंगा लाग एवं लगान की दर में रियायत दी गई। ठीक है, ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ कथन है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। समाचार पत्र हैं, उसके कुछ संपादक हैं, तो आपको सुमेलित करना है। त्याग भूमि दुर्गा प्रसाद चौधरी, आर्य मार्तंड केसरलाल जैन, राजस्थान हेराल्ड पंडित राम साहेब शर्मा, नवज्योति हरिभाऊ उपाध्याय और ऋषिदत्त मेहता। तो 43 को आपको सुमेलित करना है। 43 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी यानी जो त्याग भूमि है वो हरिभाऊ उपाध्याय उसके संस्थापक हैं। आर्य मार्तंड के संस्थापक पंडित राम साहेब शर्मा और राजस्थान हेराल्ड के जो संस्थापक हैं केसरलाल जैन और नवज्योति के जो संपादक हैं वो दुर्गा प्रसाद चौधरी। इनके बारे में कुछ सन दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्र मंडल से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। साधु सीताराम दास ने बिजौलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने हेतु इस संगठन की स्थापना की। यह राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था। प्रजा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार इससे संबंधित थे। तो 44 का कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है, और 44 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सी, यानी पहला और जो तीसरा कथन है वो आपका सही है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रह्मदेव दादीच, फतहकरण चारण, मगनलाल बीलू, भंवरलाल स्वर्णकार, घीसालाल चितौड़ा, ये सब जो थे आदि इस संगठन के कार्यकर्ता थे। प्रजा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार जिन्होंने क्या किया था, अपने गीतों के माध्यम से बिजौलिया में जन चेतना जागृत की थी, मित्रमंडल के ही सदस्य थे। वीर भारत सभा संगठन राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था। तो यानी ये जो सेकंड कथन है कि यह राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था, तो ये आपका गलत है। अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में जो संगठन कार्य करता था उसका जो नाम है वो है वीर भारत सभा। तो ये आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने नीमच की विद्रोही सेना को रोकने में अंग्रेजों की सहायता की थी। जयद लाल और मेहराब खान ने टोंक में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। मेरठ के विप्लव की सूचना एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू में मिली थी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, और 45 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी पहला, और जो तीसरा कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केसरी सिंह बारहट का संबंध कोटा के साधु तो इसमें से जो आपका जो कथन कौन सा सही नहीं है वो आपका तीसरा सही नहीं कि जो जोरावर सिंह बारहट का संबंध साधु प्यारेलाल हत्याकांड से है, ये कथन आपका गलत है। और जो आपका सही जो कथन है ये कि जोरावर सिंह किससे संबंधित है, वो दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा एवं निमेज हत्याकांड से जुड़े हुए थे। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं को सुमेलित कीजिए। सरस्वती बोहरा उदयपुर, भगवती देवी भरतपुर, लक्ष्मी देवी आचार्य कोटा, कुमारी कुसुम गुप्ता बीकानेर। तो 50 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी 2143, यानी सरस्वती जो बोहरा है भरतपुर से रिलेटेड हैं, भगवती देवी उदयपुर, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर, कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा। ठीक है, तो इसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं और मैं दे भी नहीं रही हूँ। निम्नलिखित को सुमेलित करना है।
51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित मंदिर हैं और उनके निर्माण जो करता है वो दिए गए, आपको सम्मिलित करना है। सूर्य मंदिर परमार भोज, तुलजा भवानी मंदिर बप्पा रावल, श्रृंगार चंवरी जैन मंदिर बनवीर, त्रिभुवन नारायण मंदिर बेलाख। तो 51 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। यानी जो सूर्य मंदिर है वो आपका परमार भोज से ही रिलेटेड है। तुलजा भवानी जो मंदिर है वो है बनवीर जो है उसके निर्माण करता है। श्रृंगार चंवरी जैन के जो निर्माण करता है वो है बप्पा रावल, और त्रिभुवन नारायण मंदिर के जो निर्माण करता है वो हैं आपके बेलाख। एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ दी गई है तो वह मैं आपको नहीं बता रही हूँ। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार मंदिर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में इस शैली के मंदिरों का निर्माण काल लगभग 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी है। आबू का चंद्रावती मंदिर इस शैली में बना है। इस शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। तो असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। 51 का जो आंसर है वो इस जो टेस्ट सीरीज़ इसमें गिवन नहीं है, तो आप लोग इसका जो आंसर है वो ढूंढ के सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 53 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी अगर जो एक्सप्लेनेशन है मैं उसको पढ़ लेती हूँ, एक बार मैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो लगभग 8वीं शताब्दी से मध्य भारत और राजस्थान में जो क्षेत्रीय शैली विकसित हुई उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली कहा गया। ओसिया का सूर्य मंदिर, हरिहर व महावीर मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग का कालिका, आभानेरी, लांबा, मुंडाना, बुचकला, पीपाड़ के मंदिर आदि में महामारू शैली का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। विकसित गुर्जर प्रतिहार कला आउवा के कामेश्वर मंदिर एवं खेड़ के रणछौड़ मंदिर में दृष्टिगत होती है। गोठ मांगलोद का दधी माता मंदिर, जयपुर के पास भवानीपुर के नकटी माता व नीमाच के मगरमड्डी माता भी विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के उदाहरण हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली का जो अंतिम और जो सबसे भव्य जो मंदिर है वो कौन सा है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। फिर 11वीं से 13वीं शताब्दी तक राजस्थान में बड़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने जिनको सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जाता है। चित्तौड़ के किले का संबिद्धवेश्वर मंदिर, ओसिया का सचिया माता मंदिर, आबू का चंद्रावती मंदिर जो है कौन सी शैली का उदाहरण है? ये जो है सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के उदाहरण हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विजय स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उसकी मंजिल और किस मंजिल पे कौन सी मूर्तियां हैं वो आपको बताना है। तो द्वितीय में अर्धनारीश्वर, चौथी गंगा यमुना, पांचवी लक्ष्मी नारायण, सातवीं विष्णु अवतार। तो कौन से कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है और इसका जो आंसर होगा 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका डी, यानी कि जो सभी युग्म जो हैं वो सुमेलित हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें शायद पूरी 8 मंजिल हैं, उन 8 मंजिल के बारे में हम देख लेते हैं। 9 मंजिल हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो मंजिल है उसमें क्या है, क्या किसकी मूर्तियां हैं? उसमें अनंत ब्रह्मा रुद्र की मूर्तियां हैं। दूसरी मंजिल में अर्धनारीश्वर हरिहर मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल में विरंची जयंत नारायण पितामह मूर्तियां हैं। चौथी मंजिल में त्रिखाडा हरिसिद्ध पार्वती हिंगलाज गंगा यमुना सरस्वती कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। पांचवी मंजिल में लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर ब्रह्मा सावित्री गंधर्व विश्वकर्मा की मूर्तियां हैं। और छठी मंजिल में सरस्वती महालक्ष्मी और महाकाल की मूर्तियां हैं। सातवीं मंजिल में विभिन्न विष्णु अवतारों वराह नरसिंह रामचंद्र बलदेव बुद्ध आदि की मूर्तियां हैं। और 9वीं मंजिल में महाराणा हमीर से महाराणा मोकल तक का इतिहास वर्णित है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और है कि जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ की जो 8वीं मंजिल को छोड़कर सभी मंजिलों में विभिन्न मूर्तियों से सभी मंजिल जो है वो सुसज्जित हैं, यानी 8वीं मंजिल में कुछ नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दिखाई देता है। कदम के पेड़ का चित्रण अधिक हुआ है। चित्रों में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। तो ये जो उपयुक्त जो विशेषताएं हैं वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है ये आपको बताना है। 54 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी ये जो रिलेटेड है मेवाड़ की शैली से
रिलेटेड है। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में प्रचलित बेवाड़ से तात्पर्य है बंजारा समुदाय में प्रचलित गोदना प्रथा, सुसिर वाद्य यंत्र, काष्ठ मंदिर, रम्मत कलाकारों की वेशभूषा। तो बेवाड़ से क्या तात्पर्य है वो आपको बताना है। 55 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सी, यानी काष्ठ मंदिर से तात्पर्य है बेवाड़ से। तो बेवाड़ क्या है? बेवाड़ बेसिकली एक काष्ठ मंदिर होता है जो सामने से खुला होता है और 3 तरफ से बंद होता है। बस्सी के जो काष्ठ कलाकार जो थे वो बेवाड़ बनाने में निपुण थे, यानी बस्सी यानी चित्तौड़गढ़ के। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। धीमा, मीर बख्श, कासी, राम लखन, भीम आदि कलाकार राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित हैं? शेखावटी शैली, उड़ियारा शैली, कोटा शैली, नाथ द्वार शैली। तो 56 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी उड़ियारा शैली से ये जो कलाकार हैं वो संबंधित हैं। उड़ियारा शैली के बारे में कुछ और देख लेते हैं। जो उड़ियारा शैली जो है वो कहाँ शैली पर जयपुर एवं बूंदी शैली का भी प्रभाव है। उड़ियारा के रंग महल के चित्र के अलावा भगवत पुराण व रामायण की चित्रित पोथियाँ यहाँ के प्रमुख चित्रों में शामिल हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चित्र शैली है, स्वर्णकाल दिए गए, बताना है आपको, सुमेलित करना है। अलवर शैली, मानसिंह, बूंदी शैली, प्रताप सिंह, जोधपुर शैली, विनय सिंह, जयपुर शैली, उम्मेद सिंह। 57 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी अलवर जो शैली है वो आपसे विनय सिंह से रिलेटेड है। बूंदी शैली जो है वो आपकी उम्मेद सिंह से, जोधपुर शैली जो है मानसिंह से, और जयपुर शैली जो रिलेटेड है वो प्रताप सिंह से। सेम चीज़ इसमें दे रखी है सुमेलित करके, मैं उसका आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यशोधरा चरित्र चित्रित ग्रंथ किस चित्रकला से संबंधित है? तो यशोधरा चरित यानी बूंदी शैली से, नाथद्वार शैली से, आमेर शैली से, या फिर मेवाड़ शैली से। तो 58 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी आमेर यानी ढूढ़ाड़ शैली से यशोधरा जो चित्रित ग्रंथ है वो संबंधित है। यशोधरा चरित्र जो क्या है, आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथों में शामिल है। इसके अलावा अकबर हेतु रश्मनामा का चित्रण आमेर की शैली में किया गया है। 59 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं। दुर्गा सिंह, काशीनाथ व कैलाश चंद किस कला से संबंधित हैं? ब्लू पार्ट्री से, मीनाकारी से, थेवा कला से, या फिर ऊस्ता कला से। तो 59 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी ये सब जो कलाकार हैं किससे रिलेटेड है? मीनाकारी से। ठीक है, ये क्या करते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। जो सोना, चांदी व तांबे से बने आभूषण एवं वस्तुओं पर क्या क्या किए जाते हैं? मीनाकारी की जाती हैं, जिसमें क्या यूज़ किए जाते हैं? परंपरागत रूप से काले, नीले, गहरे रंग, गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, और कुदरत सिंह जो है इससे रिलेटेड मीनाकारी से वो पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सांगानेरी प्रिंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें छपाई में काला और लाल रंग सर्वाधिक उपयोग में लिए जाते हैं। सांगनेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुन्नालाल गोयल को है। कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। 60 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड कथन जो है वो सही नहीं है। तो कुछ सांगनेरी प्रिंट के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जो सांगनेरी प्रिंट के बारे में जो ऊपर कथन दिए गए हैं वो दोनों कथन सही हैं आपके। और ये जो सांगनेर है, सांगनेर कहाँ पड़ता है? जयपुर है, और जयपुर की जो है प्रसिद्ध छपाई कला है। सांगनेरी छापे गुर्जन, शीशम, रोहड़ी और सागवान लकड़ी से बनाए जाते हैं। ब्लॉक की बारीकी छपाई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। सांगनेरी छापों में धनिया, बैम्बूदी, चक्र, असरफी आदि प्रमुख छापे हैं। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थानी साहित्य की रचना जिनमें वर्णमाला के 52 वर्ण में से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारंभ किया जाता है कहलाती है? दवा, वेद, कक्का, पर्ची, टब्बा। तो 61 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कक्का। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दवा वैथ जो है ये क्या है? ये गद्य पद्य में लिखी तो कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दवा वैत जो है वो आपकी गद्य और पद्य में लिखी तुकांत रचनाएं हैं।
इसमें किसी घटना अथवा किसी पात्र का जीवन वृत्त मिलता है। उदाहरण जैसे अकमाल, देवड़ा, री, दवा, वैद। पर्ची क्या है? संत महात्माओं का जीवन परिचय बताने वाली पद्यबद्ध रचना को राजस्थानी भाषा में पर्ची कहा जाता है। इसमें संतों के नाम, माता पिता का नाम, जाति, जन्म स्थान, उनकी साधनागत उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, जैसे कि संत नामदेव की पर्ची, मीराबाई की पर्ची आदि। ठीक है। टब्बा क्या है ये भी देख लेते हैं। मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु पत्र के किनारों पर जो लिखी टिप्पणियाँ को टब्बा कहलाती हैं। और मूल रचना का विस्तृत स्पष्टीकरण जो होता है वो बलावोत कहलाती है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और कारण से रिलेटेड है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुड़ौत नडैसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। नडैसी द्वारा लिखित नडैसी री खयात की शैली अबुल फजल के अकबरनामा के समान है। तो 62 का जो आपका आंसर होगा वो ए और आर दोनों यानी आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। आपको पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ मेवाड़ महाराणा राज सिंह के शासनकाल की जानकारी प्रदान करते हैं? राजा रत्नाकर, राजवल्लभ, राजप्रकाश, राज विनोद। तो 63 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी पहला। और जो तीसरा है राजा रत्नाकर और राजप्रकाश, ये जो ग्रंथ हैं ये महाराणा राज सिंह के शासनकाल की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। कुछ और भी हैं वो भी देख लेते हैं। राजप्रकाश एवं राज रत्नाकर तो बता दिया आपको कि महाराणा राज सिंह के शासन की जानकारी मिलती है। राजवल्लभा जो है महाराणा कुंभा के दरबारी मंडन द्वारा रचित इस ग्रंथ में स्थापत्य कला की जानकारी है। और राज विनोद में क्या है? सदाशिव भट्ट द्वारा रचित यह ग्रंथ बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के शासनकाल की जानकारी देता है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ग्रंथ लेखक हैं बुद्धिरासो, बीठलदास, रुक्मणी हरण, श्रीधर व्यास, रणमल छंद, सांखला, करमसी, रुड़ेचा, किसनजी रिवेली। 64 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी बुद्धिरासो कविजल, रुक्मणी हरण, बीठलदास, रणमल छंद जो हैं वो हैं श्रीधर व्यास के लेखक हैं। किशन जी री वेली के जो लेखक हैं वो कौन हैं आपके? वो हैं श्रीधर व्यास। ठीक है। तो देख लीजिएगा, सही से सुमेलित कर लीजिएगा कि कौन सा ग्रंथ कौन से लेखक के हैं। ठीक है। यही चीज़ आपका इसमें दे रखा हुआ है। और इसके बारे में कुछ जानकारी भी दे रखी है कि बुद्धिरासो के जो लेखक हैं वो जैन कविजल हैं। और इसके बारे में क्या है कि अपभ्रंश मिश्रित किस्में राजस्थानी भाषा में हैं। रुक्मणी हरण के लेखक बीठलदास हैं और रणमल छंद के श्रीधर व्यास हैं। ईडर के रणमल राठौड़ के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। किशनजी रिवेली सांखला करमसी रुड़ेचा से के लेखक हैं। मतलब किशनजी रिवेली ग्रंथ के जो लेखक है वो है सांखला, करमसी, रुड़ेचा। और इसमें जो जानकारी मिलती है पृथ्वीराज राठौड़ की रचना वेली, किरसण, रुक्मणी री से भी ये जो है प्राचीन है। ओके। Okay. 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गागरोन दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर अवस्थित है। जयगढ़ दुर्ग पर कभी भी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली, किरसन, रुक्मणी री की रचना गागरोन दुर्ग में की थी। तो सही कथन कौन सा है वो आपको पहचानना है। 65 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी दूसरा। और जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। पहला क्यों गलत है वो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। जो गागरोन जो दुर्ग है वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, ना कि चंबल और बामनी नदियों के संगम पर।
तो आज के इस वीडियो में मैंने जो 65 क्वेश्चन थे वो लगभग डिस्कस कर दिए हैं, 65 क्वेश्चन। और इस वीडियो में जो है टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 150 हैं। 150 में से जो 20 क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड हैं। तो आपके जो रिमेनिंग जीएस के क्वेश्चन जो बचे हैं वो 65 और बचे हैं। तो इसके लिए आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें इसके इन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा भी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। साथ ही हमने अपने चैनल में कुछ ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री के भी शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने उनको भी नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि जो पेपर है उसका जो जो समय है वो 2 मंथ के अप्रॉक्स बचा हुआ है। तो अगर आपको रिवीजन पर्पज़ से वो वीडियो देखने हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो उन वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिए। बाकी आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी पीडीएफ जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।